हेलो फ्रेंड्स, हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट के टॉपिक को कवर करेगा। ये जीएस पेपर 3 मेंस के लिए आप प्रिपेयर्ड होंगे और जीएस पेपर 1 जो प्रीलिम्स में होता है उसके लिए आपका यूजफुल होगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सबसे पहले हम आपसे कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। अभी केरला एक हमारा साउथ इंडिया का जो कि स्टेट है, ठीक है। कोस्टल एरिया वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ जाता है, जिसको मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री, ठीक है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि अभी केरला ने ये एक तरह का प्रपोजल लाया है। उसने जब एनिमल और मैन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये है कि आदमी और जानवर के बीच में इस तरह की कुछ लड़ाई या फिर एनिमल से मानव को कुछ अगर नुकसान होता है या फिर उसकी डेथ होती है, इस कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा कि हम एनिमल एंड या एनिमल और जो है कि ह्यूमन के मैन के बीच में आज ये स्टेट डिजास्टर के रूप में हम डिक्लेयर करना चाहते हैं। और केंद्र सरकार से इसने ये रिक्वेस्ट भी किया है कि आप ऐसा करिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को भी अमेंडमेंट करिए। समझिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये इशू होगा, बट आई वुड लाइक टू सिंप्लीफाई दिस स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले मैं कुछ और एडवांस लेवल पे आपके साथ मैं कुछ डिस्कस करूं। सबसे पहले मैपिंग में क्लियर हो जाना चाहिए कि वेयर इज ए लोकेटेड केरला एज ए स्टेट के रूप में हम देखेंगे। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि केरला जैसे इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, वहाँ के एमपी अजय शशि थरूर सर हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे भारत का पूरा मैप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और नीचे देखेंगे आप छोटा सा, तो यहाँ पे केरला लिखा हुआ है। तो ये जो लाइनें गई हुई हैं ये इंडिकेट करती हैं इंटर स्टेट का बॉर्डर, जो कि आपको डिस्क्राइब करती है मोटा मोटी लेकर के। एक्यूरेट नहीं है, बट इतना जरूर है कि आपको समझने में हेल्प कर सकती हैं हल्का फुल्का। तो ये केरला का जो स्टेट है आपका वेस्टर्न कोस्ट पे आता है। वेस्टर्न कोस्ट अगर मैं बात करूँ, तापी रिवर से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक को वेस्टर्न कोस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वेस्ट कोस्ट या वेस्टर्न वेस्टर्न घाट आप बोल सकते हैं। दूसरी चीज है, वेस्टर्न कोस्ट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है इधर के। और इसको हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न घाट या सह्याद्री को। किस किस पार्ट में हम पहला जो डिसाइड करते हैं, दूसरा। पहले को हम कहते हैं कोनकर, कोनकन कोनकन तट के रूप में देखते हैं, ठीक है। दूसरा जो है कि मालाबार के रूप में हम देखते हैं, मालाबार के रूप में हम देखते हैं। तो आप तापी रिवर से लेकर के आपका गोवा कर्नाटका तक, इसको हम कोनकन कोंकण के नाम से जानते हैं। गोवा कर्नाटका से लेकर के कन्याकुमारी या फिर केरला को कोस्ट, केरला के कोस्ट को मालाबार के नाम से हम रिमाइंड करते हैं, राइट। दूसरी चीज है, विश्व भारत में जो भी नदियां हैं, उनमें से दो प्रमुख ऐसी नदियां हैं, हालांकि कई नदियां हैं, बट प्रमुख दो नदियां, नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर, ठीक है। तो ऐसी रिवर है इंडिया की जो आपका अरब सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती। ये मैपिंग का हो गया। अब यहाँ पे केरला का, यहाँ पे मैपिंग पे आप देख सकते हो, ये जो लाइन अंडरलाइन कर रहे हैं ये केरला का। सबसे पहले देखिएगे यहाँ पे तिरुवनंतपुरम एज ए इसकी कैपिटल के रूप में आइडेंटिफाई हम करते हैं। तिरुवनंतपुरम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वेम्बडन लेक जो है कि आपका केरला में पड़ता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने मैपिंग का डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा आपको ले कर चल रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है ये और फिर से रिपीट कर रहे हैं। न्यूज न्यूज में क्या है या कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो अभी क्या किया हुआ है, स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ केरला, केरला राज्य, इसको हिंदी में केरला ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि एनिमल एनिमल मैन या ह्यूमन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जब होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है, मान लीजिए एक एलिफेंट एलिफेंट होती है और ये जो है कि ह्यूमन को मार देती है, ठीक है, ह्यूमन को जान से मार देती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में केरला सरकार का ये मानना है, केरला गवर्नमेंट का यह मानना है कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को आप ये एज ए स्टेट
स्टेट डिजास्टर, डिजास्टर के रूप में, डिजास्टर के रूप में जो है कि आप जो कि घोषित करिए। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि स्टेट डिजास्टर के रूप में घोषित करेंगे, तो क्या ये कोई नेशनल डिजास्टर भी होता है? नेशनल डिजास्टर, डिजास्टर, ठीक है जी हाँ, नेशनल डिजास्टर भी होता है और जो कि स्टेट डिजास्टर भी होता है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये भी रिक्वेस्ट किया है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करें आप, ठीक है, अमेंड करें, अमेंड करिए और उसके बाद उसमें सिंप्लीफाई करिए कि अब ये हम कर सकते हैं एज ये स्टेट डिजास्टर, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में अब बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैन एनिमल के बीच में, ठीक है, ह्यूमन एंड एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत कर देंगे। लेकिन जो वर्ड एक आ रहा है, वर्ड्स जो है ये डिजास्टर, डिजास्टर, आपात, डिजास्टर को क्या बोलेंगे आप बोल सकते हो, आपदा बोलेंगे, डिजास्टर को आपदा बोल देंगे, आपदा के रूप में देखेंगे। तो इसको डिक्लेयर, आपदा देखिए, आपदा जहां डिक्लेयर किया गया उसके बारे में क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत डिजास्टर क्या होगा, कैसे होगा, ये आपका 2005 के एक्ट के अंतर्गत है। हम कुछ आगे बढ़ें, इतना हम आपको एक्सप्लेन फिर से करना चाहते हैं, फिर से करना है, क्या चाहते हैं कि केरला गवर्नमेंट ने ये कहा है हम स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर कर रहे हैं, ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट मिला है। देखिए दूसरी चीज, रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जाता है नंबर्स ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इन केरला एंड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डे बाय डे जो कि इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ज़्यादा देखने को। तो आपके दिमाग में है ऐसा क्यों हो रहा है, यह भी पता होना चाहिए। देखिए रीजन क्या है, ये इनकी जो एरिया है, जो एनिमल या वाइल्ड एरिया, जो जंगल है उसकी एरिया जो है कि घट रही है, और जो एग्रीकल्चर एरिया कम हो रही है उसको फॉरेस्ट को कटिंग करके क्या कर रहे हैं कि लैंड एरिया को बढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जो एनिमल है, एनिमल जो हैं, ये जो है कि आपका ह्यूमन एरिया में, ठीक है, ह्यूमन एरिया में जो है कि एंटर कर जाते हैं, और एग्रीकल्चर का जो एरिया होता है, लैंड होती है, वहाँ पे भी जो कि ये खराब कर देते हैं। तो इस वजह से होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दो चीज़ें यहाँ पे निकल रही हैं, यार दो चीज़ें हमें याद होना चाहिए। पहली, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये चीज़ें हैं इस कॉन्टेक्स्ट में 1972। ये दो एक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ वर्ड से ही ये पता चल रहा है, ठीक है, वाइल्ड का मतलब जंगल और लाइफ का मतलब जीवन, मतलब जंगल के जीवन, जंगल में रहने वाले जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो इनको क्या है, प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ये होता है, कहीं पे डिजास्टर अगर आता है, डिजास्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं आपदा, ठीक है,
जहाँ आपदा आता है वहाँ पे जो है कि ये अपनी फोर्स के हिसाब से, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फोर्स भी होती है, ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। तो अब हमें इन दोनों एक्ट के बारे में डिटेल से पता होना चाहिए और फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम वन डे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर बात कर रहे हैं ना, तो हमें बस इतना पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया, 1972। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पास किया, 2005। इतना, हालांकि ये पीसीएस लेवल का भी सवाल है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि हम इसको बातें कर रहे हैं सर। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब हमें आगे चल कर के बातें करनी है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस में कई बार सवाल पूछा हुआ है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बारे में बात करूँगा। इसके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, भारत सरकार ने इसको इनएक्ट किया था। ठीक है, मैनेजमेंट डिजास्टर और एड्रेस रिलेटेड इशू, जो डिजास्टर उसको मैनेज करना और डिजास्टर से रिलेटेड जो भी इशू है उसको जो कि मैनेज करना। दरअसल इसका मेन ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव या एम रहा है इसका, मैनेज डिजास्टर इंक्लूडिंग प्रिपरेशन, मिटिगेशन, स्ट्रेटजी, कैपेसिटी बिल्डिंग। और 2005 में ये देखिए पास तो हो गया, लेकिन इन फोर्स में, ठीक है, ये फोर्स में कब आया, 2006 जनवरी के महीने में ये जो कि काम करना शुरू किया। पहली चीज, डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर का क्या है, तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2000, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2000 जो 5 है, इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 2D, इसमें जो कि डिफाइन किया गया है, डिफाइन किया गया क्या, व्हाट इज द डिजास्टर, डिजास्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या क्या, रेफर कैटास्ट्रॉफिक, माइस कैलामेटिक एंड ग्रेव अकरेंस इन एरिया राइजिंग फ्रॉम द नेचुरल मैनेजमेंट। ऐसा कोई भी चीज जो उथल पुथल मचाता हो, कैटास्ट्रॉफी जैसे, वो आदमी के द्वारा भी हो सकता है, मतलब मैन मेड एंथ्रोपोलॉजी टाइप में भी हो सकता है, और नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा भी किया गया आपदा, वैसे। दूसरी चीज, अगर आपसे सवाल यहाँ पूछा डेफिनेशन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, दूसरी चीज है कि जो ये एक्ट है इसकी कुछ फीचर्स हैं कि एक नोडल एजेंसी कौन होगी, किसके अंतर्गत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट देखा जाएगा, या फिर आपदा आएगा तो किस मंत्रालय, किस ऑर्गेनाइजेशन, किस डिपार्टमेंट से ये जो है कि कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो होती है, गृह मंत्रालय जो होता है, जिसके हमारे इस समय भारत के गृह मंत्री अमित शाह सर हैं। ठीक है, उनके कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है होम अफेयर एज ए नोडल मिनिस्ट्री फॉर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब एक व्यवस्थित इसकी व्यवस्था क्या है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की, नेशनल लेवल पे एक होती है और दूसरा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। पहला जो नेशनल लेवल पे होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, और ये पॉलिसी लाती है और ये अफेक्टिव रिस्पॉन्सिबल करती है। फिर उसके बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कोऑर्डिनेट करती है, पहली। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये प्रोवाइड क्या करता है, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होती है, और ये स्पेशलाइज तरीके से इनको ट्रेंड किया जाता है, जो फोर्स होती है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होती है, उनको डिफरेंट फोर्सेस से डेपुट किया जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है कि आप डिजास्टर से कैसे लड़ें। इसके बाद अगर हम और बात करते हैं स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, तो एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है और एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। उसके बाद जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म होता है उसके लिए एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड्स भी होता है। सिविल
और क्रिमिनल लायबिलिटी दोनों जो कि इम्प्लीमेंट होती हैं। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। इसमें सिविल क्रिमिनल कोड जो कि दोनों देखा जा सकता। अब हमने एक एक्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में बात कर लिया। हम बात करेंगे अब आपसे इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, हम आपसे बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें मैंने एनिमल की बात की है। तो इसको 1972 में जो कि पास किया गया। और देखिए ये जो एक्ट है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट करता है। देखिए ये फोकस क्या करता है, एक्ट जो इसका फोकस करने का होता है, ये सेफ गार्डिंग और कंजर्विंग इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जो भारत में है उसको प्रोटेक्ट करती है और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाती है। अब इसके बाद पर्पज एंड फ्रेमवर्क ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का क्या है, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाना टू प्रोटेक्टिंग वेरियस एनिमल एंड प्लांट। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये आपका एनिमल प्लस प्लांट दोनों को प्रोटेक्ट करता है, ना कि केवल एक को, ठीक है। प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ये जो कि कानून बना है, और ऐसा नहीं है कि बस एनिमल्स के लिए केवल प्लांट्स के लिए, दोनों के लिए काम करता है। अब इसके बाद मैनेजिंग देयर हैबिटाट, इनके क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं प्लांट्स होते हैं उनको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। और ये रेगुलेटिंग कंट्रोलिंग ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल प्लांट्स प्रोडक्ट डेराइव फ्रॉम द देम। ये क्या करता है, जो प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स होते हैं उनका जो ट्रेड होता है उसको भी जो है कि ये रेगुलेट मॉनिटर करता है। सपोज करिए जैसे एलिफेंट होती है, उसके जो दांत होते हैं, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। और भी कुछ एनिमल्स होते हैं, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ पूरा, ठीक है, उनके भी कुछ बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो जो है कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही कॉस्टली होते हैं, लोग उनको मार देते हैं। तो ये सब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी में आती है प्रोटेक्ट करने की। आल्सो एक्ट डिजाइन द शेड्यूल ऑफ द प्लांट एनिमल, और इसने जो है कि खतरे का लेबल देखते हुए एनिमल जानवर और पौधों को अलग अलग शेड्यूल में इसने शामिल कर रखा है, ठीक है, अलग अलग शेड्यूल में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सब्जेक्ट क्या, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड बर्ड, ठीक है, ये ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड बताऊंगा आपको, बैकग्राउंड कुछ इस तरह से दोस्तों मैं बताऊंगा आपको। एक सेकेंड, थोड़ा सा आप हमें टाइम दे दीजिए, इरेज कर लेते हैं। मैं बैकग्राउंड क्या बता रहा हूँ कि इसने देखिए क्या है, जब 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 में 76 में इसको अमेंड किया गया, तो जो ये फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ जो है, जैसे एनिमल भी हो सकते हैं प्लांट्स होते हैं, इनको क्या किया, स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर करके कनकरेंट लिस्ट, यहाँ पे देखिए, ठीक है, कनकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया, ठीक है। अब देखिए शामिल कर दिया, जैसे हमने कहा 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसने क्या किया है, इसने 3 सब्जेक्ट की बात करता है। एक आपका यूनियन लिस्ट होती है, दूसरा स्टेट लिस्ट होती है, और तीसरा जो होता है कॉन्करेंट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट पे दोस्तों केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, स्टेट सरकार कानून, यूनियन लिस्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना सकती है। और इस पे क्या बोलते हैं, एक सेकंड मैं थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है, व्हाइट कलर लेता हूँ। तो जो कनकरेंट लिस्ट है इस पे यूनियन सरकार भी कानून बना सकती है और स्टेट सरकार भी बना सकती है, ठीक है। लेकिन जब हमने कहा फॉरेस्ट
फॉरेस्ट जो सब्जेक्ट था इसको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट पे कर दिया गया, तो इस पे आप यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये बना सकते हैं। दूसरी चीज है आर्टिकल 51A(G) कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एम्फेसाइज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट। जब हम संविधान के, एक सेकेंड, ठीक है, जब मैं संविधान का पार्ट 4 ये पढ़ते हैं जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की जो बात की जाती है, इसमें क्या है 11 ड्यूटीज हैं हमारी, तो उनमें से एक आपकी यह भी है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट का भी आपका दायित्व है। इन्वायरमेंट में इंक्लूड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये भी आता है। फिर इसके बाद जब हम सॉरी इसके बाद दोस्तों जब हम संविधान का पार्ट 4 पढ़ते हैं जिसमें डीपीएसपी की बात की है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक का। इसमें जो आपका आर्टिकल 48 आता है, 48 में ये बोला गया है मैंडेट स्टेट पॉलिसी तो मस्ट बी सेफ गार्ड इनहांस इन्वायरमेंट, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अब देखिए जो एक्ट है 1972 का, इसमें जो आपका शेड्यूल बनाया गया, कितने शेड्यूल हैं टोटल, आपके 4 शेड्यूल हैं, ठीक है, पहला शेड्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले शेड्यूल में इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब ये होता है जिनका लेवल ऑफ द थ्रेट्स फ्रॉम एनिमल एंड एनवायरनमेंट से किसी चीज को हो, उस चीज के कॉन्टेक्स्ट में हम बातें करते। एग्जाम्पल के लिए ब्लैक बक, स्नो लेपर्ड्स, हिमालय बियर, एशियाटिक चीता, इनको जो है कि आपका फर्स्ट शेड्यूल में डाला गया है क्योंकि इनको ज़्यादा खतरा है, तो इस वजह से ज़्यादा प्रोटेक्शन, सुरक्षा की जरूरत है। खतरा भारत में सबसे ज़्यादा, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर, उनको एसपीजी की हाई सिक्योरिटी दी जाती है। दूसरी, अब शेड्यूल 2 में आते हैं हाई प्रोटेक्शन प्रोहिबिटेड ट्रेड एनिमल, कि हाई प्रोटेक्शन का ट्रेड वगैरह में उनको जो कि रोका जाता है, जैसे असमीज मॉस्क, हिमालयन ब्लैक बियर और इंडियन का कोबरा जो होते हैं। उसके बाद शेड्यूल 3 एंड 4 है, उसमें भी प्रोटेक्शन की कुछ बात कही, जैसे चीतल होते हैं, बाराल होते हैं, हायन होते हैं, सांबर डियर होते हैं। फिर उसके बाद साइट्स एंड जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। देखिए साइट्स का मतलब ये होता है कि एक हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या करता है आपका, ठीक है, विश्व के जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं वाइल्ड लाइफ का, एनिमल और पौधों का, उसको रेगुलेट करने के लिए साइट्स जो कि आपका एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ये रेगुलेट करता है। और ये साइट्स जो का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फौना एंड फ्लोरा का मतलब ये होता है, फौना का मतलब ये होता है एनिमल, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है। ये आपका इकोलॉजिकल जो है कि वर्ड्स होते हैं, इस वजह से। दूसरी, जो प्रीवियसली जम्मू कश्मीर वाज नॉट कवर बाय द वाइल्ड प्रोटेक्शन, जब 2019 से पहले जब यूनियन टेरिटरी नहीं बना था तो जम्मू कश्मीर एज ए स्पेशल स्टेटस दिया गया था, तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 नहीं काम करता था, बट प्रेजेंट टाइम में ये काम करता है। तो ये हमने बात किया और मुझे उम्मीद है कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव था उसको कंप्लीट, एक बार ब्रीफ में अगर मैं बात करना चाहूँ कर लेते हैं। जैसे केरला ने क्या किया है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को एज ए स्टेट डिजास्टर के रूप में डिक्लेयर करने की बात की है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसने कहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को आप अमेंडमेंट करिए। दूसरी चीज यह भी है कि इसको अमेंडमेंट जब करा जाएगा तो इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 भी होगा, करेक्ट। आज के लेक्चर में इतना रहेगा दोस्तों, तक ले, थैंक यू वेरी मच।